उसकी आवाज में तंज की तलखी पैदा हो गई। मेरे लिए तुम्हारे ये हथकंडे नाकारा साबित होंगे, और मैं ये भी बता दूं कि तुमने मेरे घर के फोन नंबर का सुराग लगा लिया है। इधर का रुख करने की कोशिश की तो तुम्हारे चीथड़े भी मुश्किल से मिलेंगे। बुज़दिल लोग हमेशा ऐसे ही इशारों में रहते हैं और खुद को महफूज समझते हैं, लेकिन आखिरकार बहुत बेबसी की मौत से दो चार हो जाते हैं। वो एकदम ही बिपर गया। मौत उन लोगों और जमीनों पर नाज़िल होगी जिन्होंने हमें अमान दी और ना हमारा वजूद गवारा किया। तुम डैनी हो तो पाकिस्तान की और आबास हो तो ईरान की खैर मनाओ। हम लोग जिस हदफ पर काम करते हैं इसे हर कीमत पर हासिल करके रहते हैं। इसकी वो हर्जा सराय मेरे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं थी। मैंने जल कर कहा, इसीलिए जैसे आइज़क आजकल अपने सारे हदफ हासिल कर रहा है। शट अप। वो अपनी नफासत और मामला फहमी को खैर बाद कहकर बदकलामी पर उतरा और मैंने फोन बंद कर दिया। ये कुछ ज्यादा ही मुश्किल शिकार मालूम होता है, वीरा ने पुरतजवीज लहजे में कहा। तुम इसे घेर घार कर कहीं मिलने पर आमादा करना चाह रहे थे, मगर वो तुम्हारी चाल समझ रहा था। ये नाकामी हुई है, लेकिन गैप के बारे में अब मेरा जहन साफ हो गया। वो कागज अब आइज़क के किसी काम नहीं आ सकेंगे। वो हालात और शहादतों की बेरहम चक्की में पिसता ही चला जाएगा। गैप की तलाश अब सिर्फ CIA या दूसरी एजेंसियों की जिम्मेदारी होगी। इसकी बातों से जाहिर हो रहा था कि डेविड स्टार्स के पास सोचने और काम करने वाले दिमागों की कमी नहीं है। वो आइज़क का एक बेहतर मुतबादिल साबित होगा, वीरा बोली। इससे होने वाली गुफ्तगू ने मेरे जहन में आग से भर दी है और दिल चाह रहा है कि इसकी शेखियों का इसी वक्त मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। मैंने मुस्तरिबाना लहजे में कहा। मेजर जंजुआ से इसका फोन नंबर मिल गया, मगर पता हाथ नहीं लग सका। मेरा आखिरी फिक्रा सुनते ही वीरा यूं चौंकी जैसे उसे कोई भूली हुई बात याद आ गई हो। पुरख्याल अंदाज में ज़ेर लब कुछ बुड़बुड़ाने के बाद वो बोली, इब्तदाई हिंसों से जाहिर हो रहा है कि बंजमन के फ़ोन का ताल्लुक क्वींस के इलाके से है, जहाँ जैनी रहती है। ठहरो, मैं नंबरों वाली डायरेक्टरी देखती हूँ। इसकी जुबान से जैनी का नाम सुनकर मेरे जहन में भी एक दरीचा खुल गया। डायरेक्टरी देख लो, काम बन जाए तो अच्छा है, पर हम अभी जैनी की तरफ चलते हैं। इस बेचारी को तुमने बुरी तरह नज़रअंदाज किया हुआ है। खतरात टल जाने के बाद तुम्हें पहली फुर्सत में उससे मिलना चाहिए था। डायरेक्टरी तलाश करते करते उसने नजरें उठाकर मुझे घूरा और तीखे लहजे में बोली, वो यकायक इस मौका पर कैसे याद आ गई? क्या एक बार फिर उसे इस्तेमाल करने का इरादा है? मैंने एक मरतबा भी उसे इस्तेमाल नहीं किया। अब तो जो कुछ होता रहा इसकी तजवीज़ तुम्हारी तरफ से आती रही थी। मेरी हैसियत तुम्हारे पैगाम रसा से ज्यादा नहीं थी। डायरेक्टरी की तलाश में नाकामी पर वीरा ने कॉल बेल का बटन दबाया और बोली, थोड़ी देर बाद हम तीनों यकजा होंगे तो सब कुछ सामने आ जाएगा। फोन पर वो मुझे चक्कर दे सकती है, लेकिन रूबरू अपने दिल का चोर मुझसे नहीं छुपा सकेगी। इसीलिए मैं माइक अपने लिबास के अगले हिस्से पर एप्रन बांधे कमरे में घुस आया। खिलाफे तवक्का उसकी आमद पर मेरा मुंह बन गया और मैंने तलखी से पूछा, तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए था। इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने कमरे ही में था जब तुम स्पीकर फोन पर किसी से बात कर रहे थे। मैं तुम दोनों की डिनर की तैयारी के लिए किचन में आया था और वहीं मसरूफ था। इसकी जुबान से स्पीकर फोन का हवाला सुनकर मेरे तन बदन में आग से लग गई। डिनर गया भाड़ में। जब तुम्हें एक बार बता दिया गया है कि तुम इजाजत के बगैर अंदर नहीं आओगे तो तुमने यह हरकत क्यों की? तुम हमारी सुनगुन लेने के चक्कर में लगे हुए थे। यह तुम्हारा वहम है, उसने नहायत संजीदा और मुदाफाना लहजे में कहा। मैं तुम्हारी खलवत और हदायत का पूरा पूरा एहतराम करता हूँ, लेकिन मुझे यह मालूम नहीं था कि खाना तैयार करने, नाश्ता बनाने और कमरों की सफाई करने के लिए भी मुझे किसी इजाजत की जरूरत होगी। यह सब काम तो मेरे फराइज का लाजमी हिस्सा है। मैं हर वक्त इजाजत लेने के चक्कर में पड़ा रहा तो तुम्हें कोई चीज वक्त पर नहीं मिल सकेगी। उसकी दलील माकूल थी, इसके बावजूद मेरा गुस्सा रफा नहीं हो सका। मैंने उसी लहजे में सवाल किया, तुमको अपने काम से काम रखना चाहिए था। तुम्हें इस तजस्सुस में पड़ने की क्या जरूरत थी कि मैं स्पीकर फोन पर किस से बात कर रहा हूँ? मैंने किसी तजस्सुस से काम नहीं लिया। उसने हैरानगी से कहा, मैं बहरा नहीं हूँ। वो आवाजें किचन तक आ रही थी, फिर भी मैंने पूरी बातें नहीं सुनी। मेरा ध्यान अपने काम की तरफ था। मैं यहाँ तुम्हारा खिदमतगार ही नहीं, मुआवन और खैर खा भी हूँ। मेरे साथ इतनी बेअतमादी रवा रखोगे तो तलखियाँ फैलती जाएंगी। मेरे बेसाख्ता झुल्लाट का अंदाजा लगाकर वीरा ने गुफ्तगू की जिम्मेदारी खुद संभाल ली और मुफाहमाना लहजे में बोली, देखो माइक, ये बेअतमादी की बात नहीं है। हमें मालूम होना चाहिए कि कब हम घर में अकेले हैं और कब तुम भी अंदर मौजूद हो। आखिर हम जवान हैं और एक दूसरे के बेतकल्लुफ दोस्त हैं। तुम अंदर आ भी गए थे तो तुम्हें किसी आवाज या इशारे से हमें अपनी आमद से बाखबर कर देना चाहिए था। बेअतमादी से ज्यादा ये इखलाकियात का मामला है। वीरा के उठाए हुए सवाल ने उसे नादिम कर दिया। ये मेरी इखलाकी गलती थी और मैं इस पर शर्मिंदा हूँ। आइंदा तुम्हें इस शिकायत भी नहीं होगी। मेरे बारे में जब भी जहन में कोई बदगुमानी आए तो ये जरूर याद रखना कि बास ने तुम दोनों के बारे में सिर्फ 3 आदमियों को एतमाद में लिया है और मैं उन सब में से पहला था। अब जरा न्यू मेरिकल डायरेक्टरी दो
वो कहीं नहीं मिल रही। वीरा ने मुस्कुराकर वो किस्सा खत्म कर दिया। वो दूसरे कमरे में है। माइक ने कहा और फरमा बरदाराना अंदाज में सर झुकाकर तेजी से हमारी ख्वाबगाह से निकल गया। इस वक्त तुमने बिला वजह ही उसे लिताड़ा है। ब्लैक डैड के आदमियों के साथ इतना जारहाना रवैया ठीक नहीं है। इसके चले जाने पर वीरा ने धीमी आवाज में कहा। उसकी जुबान से स्पीकर फोन का जिक्र सुनकर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो मुझे जताने की कोशिश कर रहा हो। मैंने भी सरगोशियाना लहजा में कहा, अच्छा हुआ कि तुमने बात संभाल ली। माइक डायरेक्टरी की कई मोटी मोटी और वजनी जिल्दें लेकर आया और उसने मेज पर रख दी। अब मैं रात के खाने और बावर्ची खाने की सफाई तक यहीं मौजूद रहूंगा। इस दौरान में ज्यादा जज्बाती होने की कोशिश नहीं करना। माइक ने वापस लौटते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा और चला गया। उसका वो मुफाहमाना रवैया काबिले तारीफ था। वीरा डायरेक्टरी की मतलूबा जिल्द संभाल कर तेजी से उसकी वर्करदानी कर रही थी। मुख्तलिफ इलाकों के तरतीबवार छपे हुए फोन नंबरों का कई मरतबा जायजा लेने के बाद उसने मायूसाना लहजे में अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया। मुझे पहले ही शुबा था कि तहफ़्फ़ुज़ और राजदारी के रसिया डेविड स्टार्स ने अपने सुराग के इस जरिए को भी नज़रअंदाज नहीं किया होगा, मगर मैंने कबल अज़ वक्त इस ख्याल का इजहार करके वीरा की दिलशिकनी नहीं की थी। वह आमतौर पर शाकी रहती थी कि मैं तारीक इम्कानात पर पहले गौर करता हूँ और बेशतर औकात वही वाज़े होकर सामने आ जाते हैं। नाकामी पर वीरा ने डायरेक्टरी बेवारवाही से एक तरफ डाल दी और मुझसे गोया हुई, अब इस खूबसूरत फितने के बारे में तुम क्या सोच रहे हो? इसे मालूम है कि तुम किसी तकलीफ दे और सैलन ज़दा तहखाने में मुकीम हो। उसे बता दो कि तुम इस मखदूज माहौल से निजात पा चुकी हो और उसे मिलने जा सकती हो। फ़ोन करने की वजह क्यों ना सीधे उसके घर पहुंच जाए, गाड़ी मौजूद है और तुमने उसका घर देखा हुआ है। वीरा ने तजवीज़ पेश की। माइक हमारे लिए डिनर तैयार कर रहा है, फिलहाल जैनी को फ़ोन कर दो, खाने के बाद सोचेंगे कि उससे मिलना किस हद तक सूदमंद साबित हो सकता है। मैंने अंगड़ाई लेकर कहा, खाना भी उसके साथ खाया तो वो बंदरिया खुश हो जाएगी। जैनी से मेरे मामले में हसद और रकाबत के साथ वीरा को उसकी दिलजोई भी अजीज थी। माइक का बनाया हुआ खाना फिर किसी वक्त काम आ जाएगा, या वैसे भी घरों में हर वक्त ताज़ा खाना तैयार करने का रवाज नहीं है। हर डिश थोक के हिसाब से तैयार करके डीप फ्रीज कर दी जाती है और फिर माइक्रोवेव ओवन के जरिए ताज़ा करके हफ्तों खाई जा सकती है। हो सकता है कि वो बैक्स्टर के जमाए हुए खाने गर्म कर रहा हो, देख लो कि वो घर ही पर है या कहीं आवारागर्दी के लिए निकली हुई है। मैंने मशवरा दिया। फ़ोन पर गुफ्तगू का आगाज़ होते ही मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि जैनी घर पर मौजूद थी। वीरा को बातों में मसरूफ़ छोड़कर मैं किचन की तरफ हो लिया। मेरी दानिश में ये इम्कान ना होने के बराबर था कि जैनी अपनी किसी मसरूफियत के बिना पर वीरा जैसी पुरानी सहेली से मुलाकात का वो मौका गंवा देती। हमारी तरफ से तुम्हें आज़ादी है। मैंने बावर्ची खाने में पहुंचकर माइक को खुशखबरी सुनाई। खमाज का खाना बाहर खाएंगे, चाहो तो तुम भी 2-3 घंटों के लिए आवारागर्दी के लिए निकल सकते हो। इस इत्तला पर माइक ने फौरन ही चूल्हे का बर्नर बंद कर दिया। चाहे तुम दिलों में भी झांक सकते हो। ना जाने क्यों मुझे अपनी गर्लफ्रेंड याद आ रही थी। मुझसे बात करते हुए उसके हाथ तेजी से सामान समेटने में मसरूफ थे। मुझे वापसी में देर सवेर हो जाए तो फिक्र मत करना, दरवाजा अंदर से बोलट करके सो जाना। बस सुबह तुम्हें मेरे लिए बोलट किराने होंगे। मैंने भी माइक का हाथ बटाना शुरू कर दिया। मेरे लिए अच्छी खबर थी कि हमारे साथ वो भी घर से बाहर जा रहा था और मुझे टेलीफोन लाइन से CSD अलग करने की जरूरत नहीं थी। थोड़ी देर पहले की तलक कलामी के बाद मेरे मुआवन रवैये ने माइक के दिल से रही सही कदूरत भी खत्म कर दी। वो किचन से फारिग होकर सीधा अपने क्वार्टर की तरफ चल दिया। मैं वापस लौटा तो वीरा के मुज़ाकरात बददस्तूर जारी थे। वो जैनी से हंस कर बातें कर रही थी। मुझे देखते ही उसने कहा, तुम्हारा वो मन मोहना भी मंडलाता हुआ आ गया है। मैं कोशिश करूंगी कि उसे भी अपने साथ ले आऊं। इसकी वजह से मुझे तुम्हारे घर पहुंचने में आसानी रहेगी। वो आ जाए तो इससे बातें जी भर के कर लेना खुद तुम। मैं गहरा सांस लेकर अपना सर झटकता हुआ कुर्सी पर बैठ गया। इस वक्त वीरा की वो मुफाहमत मुझे जहर महसूस हो रही थी। वो जैनी को एक मरतबा फिर मेरे सर पर सवार होने की ढील दे रही थी, जबकि वो मेरे और जैनी के मेल जोल में किसी भी किस्म की गर्म जोशी पर खुलकर अपनी नापसंदीदगी का इजहार कर चुकी थी। उसे इल्म नहीं था कि पाकिस्तान भेजे जाने वाले पुर्जों की नकलो हमल की तफसील हासिल करते हुए जैनी के घर में मेरे और उसके मरासम किन हदों को छू चुके थे। वीरा उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही थी, जबकि जैनी को मेरे जरिए उसकी तंग दिलाना ख्यालात से पहले ही वाकफियत हो चुकी थी। मुझे उम्मीद थी कि इस सह फरीकी मुलाकात के नतीजे में हम तीनों के दरमियान कोई कशीदगी पैदा नहीं होगी। माइक को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने की कोई ऐसी उजलत थी कि वो गैराज से गाड़ी बाहर निकालकर हमसे पहले घर से निकल खड़ा हुआ। CSD को मैंने पहले ही उस तरह नस्ब किया था कि उसे आसानी से देखना या तलाश करना मुमकिन नहीं था। चलने से पहले इस पर एक निगाह डालकर मैंने कमरे की रोशनियां गुल की और बाहर आ गया। गाड़ी की चाबी इग्निशन में मौजूद थी। अहाते का फाटक खुला हुआ था। वहाँ यह धड़का नहीं था कि मकीनों की किसी गफलत की वजह से कोई गाड़ी उड़ा ले जाएगा। मुझे मेन हिटन से जेरे आब सुरंग के जरिए कोइंस में दाखिल होने के बाद जैनी के घर का रास्ता याद था।
जो मैंने एक टैक्सी में तय किया था, लेकिन अपनी कयामगाह से वहां तक के रास्ते और फासले का मुझे कोई अंदाजा नहीं था। मेरे जाने बूझे मकाम तक रहनुमाई की जिम्मेदारी वीरा ने अपने सर ले ली थी। मैं उसके बताए हुए खूबसूरत और कुशादा रास्तों पर न्यूयॉर्क की मुतमव्विल और औसत दर्जे की आबादियों के दरमियान काफी देर तक ड्राइविंग करता रहा। तवील और पुरपेच रास्तों से गुजरने के बाद वीरा ने आखिरकार मुझे इस जानी बूझी चारा पर पहुंचा दिया जहां ब्लैक डैड ने आइजक बेल पर नाकाम कातलाना हमला किया था। इस वक्त हम क्वींस टाउन एक्सप्रेस वे पर मैनहट्टन की तरफ सफर कर रहे थे। मुकर्रर जंक्शन आते ही मैंने गाड़ी दाहिनी तरफ ली और जरा सी देर बाद हम जैनी के घर पहुंच गए। वो वीरा से जैनी की पहली मुलाकात थी। जैनी गर्मजोशी से उससे बगलगीर होगी। मैं वीरा के पीछे था। जैनी उससे गले मिलते हुए मुझे आंखों से अजीबो गरीब इशारे करती रही। मेरे पास एक दिलफरेब मुस्कुराहट के सिवा इसके इशारों का कोई जवाब नहीं था। वीरा से फारिग होकर जैनी मेरी तरफ लपकी तो मेरे औसान खता हो गए। उसके तेवरों से जाहिर हो रहा था कि वो मुझसे भी वीरा जैसा सलूक करेगी, मगर गनीमत हुआ उसने मुझसे एक तवील मुसाफे पर ही इक्तफा किया और फिर हमें साथ लेकर घर में दाखिल होगी। वीरा और जैनी में बज़ाहिर ज्यादा फर्क नहीं था। दोनों जवान खूबसूरत, लाउबाली और गैर शादीशुदा थी, मगर वीरा की जिंदगी का ढब कुछ अजीब ही था। वो घरदारी और घर से हमेशा दूर बल्कि नाला सी रहती थी। जैनी की पुरताइश और आरास्ता मकान को देखकर वो बेसाख्ता तारीफे किए बगैर नहीं रह सकी। इतना भरा पूरा और आरास्ता मकान बनाया तुमने, किसी चीज पर गर्दो गुबार का नामो निशान तक नहीं है। ये मेरा नहीं, मेरी हाउस कीपर का कमाल है। नफासत उसके मिजाज में कूट कूट कर भरी हुई है। जैनी ने फखरिया हंसी के साथ बताया। तो क्या वो तुम्हारे साथ ही रहती है? वीरा ने चौंक कर पूछा। नहीं, उसके पास घर की चाबी रहती है। मेरे दफ्तर जाने के बाद आती थी और अपना काम करके चली जाती थी। अब 2 रोज से मैं घर ही में हूं तो उससे मुलाकात हो ही रही है। इस छोटे से ख्वाबों की जजीरे में वो अपने बॉयफ्रेंड को जरूर लाती रही होगी। लाते रहे। जैनी शाने उचकाकर मुतरन्नम आवाज में हंसी। अगर वो चोर नहीं है और इन दोनों की वजह से मेरे घर की किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचता तो मेरा क्या हर्ज है? अच्छा, इनका होटल का खर्च भी बच जाता है। इस घर में पिछली एक रात मैंने जिस खौफ और कर्म में गुजारी है, उस वक्त तुम्हारे साथ मुझे वो भी याद आ रही थी। खौफ के आलम में तन्हाई इंसान को डसने लगती है। वो एक झुरझुरी लेकर खामोश होगी। सॉरी जैनी, वीरा मुरब्बियाना अंदाज में उसकी पूंछ पर हाथ फेरते हुए बोली। मेरी अपनी मजबूरियां थी। वो रात हम सब के लिए एक डरावने ख्वाब की तरह थी। खुदा के शुक्र है कि उसका अंजाम अच्छा साबित हुआ। नताइज मुख्तलिफ होते तो इस वक्त भी हम इसी अजाब से दो चार होते। वीरा ने मकान की तारीफ करके जैनी का दिल बढ़ा दिया था। वो इसे साथ लेकर घर का एक एक कोना दिखाती फिर रही थी। इस दौरान में उसकी बातें भी जारी थी। मेरे लिए वो मकान और उसकी मकीन अच्छी तरह देखी भाली थी। इस सैर में मेरे लिए कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने ड्राइंग रूम में बैठकर सिगरेट सुलगा ली। वीरा के साथ ड्राइंग रूम में वापस आते ही जैनी वालियाना अंदाज में बराह रास्त मुझसे मुखातब होगी। तुमने रोजी को बहुत परेशान किया हुआ है। कभी इसे मुश्किल हालात में छोड़कर भाग जाते हो और कभी कई दिन इसकी खबर नहीं लेते। हम तीनों के दरमियान नामों का भी एक अजीब कोरकधंधा चला हुआ था। वो दोनों औरतें एक दूसरे की पुरानी शनासा और मिजाज आशना थी, लेकिन वीरा ने मुझे असलम खान उर्फ रमजान बनाकर उससे मुलाकात के लिए भेजा था और जैनी के सामने मेरी जुबान से रोजी ही कहलवाना पसंद करती थी। इस पेच दर पेच झूठ से वीरा का मकसद सिर्फ इतना था कि वो न्यूयॉर्क में मेरे साथ अपनी मौजूदगी को खुफिया रखना चाहती थी, मगर जैनी उसके अंदाजों से कहीं ज्यादा चालाक थी। रिंग्स के दफ्तर में उससे होने वाली मेरी पहली मुलाकात खासी मुख्तसर थी, लेकिन वो उसी लम्हे से मुझ पर माइल बाकरम होने लगी थी। फिर उसने रिंग्स के जरिए पाकिस्तान भेजे जाने वाले एटमी प्लांट के पुर्जों की नकलो हरकत की इतलात देने के बहाने मुझे अपने घर बुलाया तो बेतकल्लुफाना खलवत में उसने पूरे वसूख से दावा कर दिया कि मैं डैनी ही था। जैनी ने मेरे लिए इनकार की गुंजाइश छोड़ी थी, ना वो इकरार का मौका था। हमारे दरमियान यह मफाहमत जरूर हो गई थी कि वीरा के सामने जैनी मुझे वही समझती रहेगी जो वीरा उसे समझाना चाहती थी। तुम रोजी की पुरानी सहेली हो, यह बात मुझसे ज्यादा बेहतर जानती होगी कि रोजी मर्दों को अपने पास बुलाने और फिर भगाने के फन में माहिर है। यह और बात है कि जब आदमी की जान पर बन जाए तो इसके इश्क व मोहब्बत के सारे दावे पानी के बुलबुलों की तरह बैठ जाते हैं। मेरे जवाब पर जैनी ने दिल खोल कर कहका लगाया, तुम अजीब मर्द हो, को इतनी ढटाई से अपनी बुजदिली का इतराफ कर रहे हो। इस तहखाने में वीरा ने भी वो पूरी रात गुजारी ही थी। मैं ऐसी मर्दानगी को दूरी से साथ सलाम करता हूँ जिसमें नाहक मौत का खतरा हो। रोजी के पीछे लगे हुए कातलों और खूनियों को इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो एक मर्तबा में एक औरत को मारते हैं, ये इसके दोस्त को भी पवंदे जमीन कर देते हैं। तुम जो कुछ भी हो, आदमी दिलचस्प हो। मुझे कहते कहते वो अचानक वीरा की तरफ मुतवज्जा होकर बोली, मुझे इसकी इन्हीं बातों पर प्यार आता है, लेकिन ये बात पर भड़कने लगता है। वीरा ने जैनी से नजरें बचाकर मुझे घूरा फिर बेचैनी से बोली, ये इतना बोंगा भी नहीं है। तुमने बिला वजह इसकी तारीफें कर करके इसे सर चढ़ा लिया है, इसलिए ये इस वक्त कुछ ज्यादा ही बन रहा है। पिछली बार तो ये बहुत देर तक तुम्हारे साथ रहा था
और रात गए झूमता झामता वापस पहुंचा था। ये रास्ते में किसी शराब खाने में घुस गया होगा। यहाँ से तो बिल्कुल ठीक ठाक निकला था। जेनी ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा हुआ कि तुम इसे अपने साथ ले आई। थोड़ी देर के लिए कमरे में बंद करके पूछताछ करूंगी तो इसकी सारी कलई खुल जाएगी। मुझे नजर आ रहा था कि गुफ्तगू का वो रुख वीरा के लिए तकलीफ से साबित हो रहा था। उसने अपनी खोपड़ी पर काबू पाने के बजाय फौरन ही मौजू बदल दिया। यानी अब खाने का बंदोबस्त करो, ये फजूल बातें बाद में भी हो सकती हैं, भूख से मेरा दम निकल रहा है। जैनी ने एक मरतबा फिर क्या लगाया। हम लोगों से मिलकर वो बात बात पर खिली जा रही थी। हंसी थमने पर उसने वीरा से कहा, मालूम होता है कि एक मुद्दत तक अमेरिका से बाहर रहने के बाद तुम यहाँ के सारे अदब आदाब भूल गई हो। यहाँ हर मेहमान खुद ही अपना मेजबान होता है। मैं क्या बंदोबस्त करूंगी? दोनों मेरे साथ किचन में आ जाओ और अपनी पसंद की चीजें निकाल कर खुद ही गर्म कर लो। जबरदस्त डिनर का मजा आ जाएगा। मेरा फ्रिज और डीप फ्रीजर भांत भांत की डिशों से भरा हुआ है। तुम बर्फ झाड़ पूछ कर 2-4 डिशें पहचान के काबिल बनाओ, हम आते हैं। यूं कहो कि अपने दोस्त के साथ तखलिया चाहती हो। जैनी ने वीरा के फिक्रों में छुपा हुआ मफहूम खुशदिली से दोहराया और अपनी भरी भरी कमर को लचकीले बल देती हुई ड्राइंग रूम से निकल गई। इसके सामने इस कदर अहमक और बोधे बनने की कोशिश मत करो कि वो तुम्हें तल कर खाने का प्रोग्राम बनाने पर मजबूर हो जाए। यानी कि जाते ही वीरा दांत पीस कर सरगोशियाना लहजा में मुस्कुराई। और बाश लड़कियां ऐसे नकम्मे और डरपोक मर्दों पर जान देती हैं। अब तब्दीली मुश्किल है डार्लिंग, मैंने वीरा की आंखों में आंखें डालकर कहा। पिछली 2 मुलाकातों में मैंने इसी तदबीर से खुद को इसकी इज्जत से बचाया था। अब मैंने पटड़ी बदलने की कोशिश की तो वो बदगुमानी में मुबतला हो जाएगी। तुमने तखलिये में मुझे कोई पट्टी पढ़ाई है? मैं ये सब नहीं जानती। ये कहते हुए सोफे से उठ गई। बस तुम्हें इतना बताना चाहती हूँ कि यहाँ मेरी मर्जी के खिलाफ कोई वाकया रुनमा हुआ तो मैं तुम्हारा हशर खराब कर दूंगी। तुम्हारे साथ रहकर मेरा हशर वैसे भी कुछ बेहतर नहीं है। मैं गहरा सांस लेकर उसके पीछे किचन की तरफ चल पड़ा। तन्नासान और कदरे फरबही मायल चैनी ने किचन में अशाय खुर्दनोश की वाकई काफी जखीरा अंदोजी की हुई थी। हम तीनों ने मिलजुल कर दोसाना फिजा में डिशें गर्म की। उम्दा किस्म की वाइन के साथ रूखे पी के मगरबी खानों से अच्छी तरह शिकम शेर किया। फिर स्या कॉफी का मग तैयार होते ही हम किचन से बाहर निकल आए। इस बार वीरा का रुख जैनी की स्टडी की तरफ था। तुम्हारी स्टडी में कंप्यूटर के साथ कुछ ज्यादा ही डिब्बे वगैरह नजर आ रहे हैं। वीरा ने वहां रुककर कुछ सोचते हुए तबसरा किया, यह मेरा पेशा शौक और वक्त गुजारी का बेहतरीन मशगला है। बाजार में आने वाली हर नई चीज मैं इसमें शामिल कर लेती हूँ। इस सिस्टम की कदर कंप्यूटर का कोई शौकीन ही कर सकता है और ये रिंग्स वालों के कंप्यूटर से भी मिला हुआ है। मैंने बात बढ़ाने के लिए टुकड़ा लगाया। वीरा की इस्तफसार तलब निगाहें रोजी की तरफ उठी और वो फखरिया लहजा में बताने लगी, यहाँ बैठकर मैं हर वो काम कर सकती हूँ जो अपनी कंपनी के दफ्तर में करती थी। वीरा कंप्यूटर की कारकर्दगी के बारे में ज्यादा बाखबर नहीं थी। इसने हैरत से पूछा, रिंग्स का सारा रिकॉर्ड तुम यहाँ बैठे बैठे देख सकती हो? इसी की मदद से मैंने प्रिंसटन के खुफिया गोदाम की निशानदेही की थी। बासाइज़े का इंतहाई निजी नौयत का वो रिकॉर्ड जिसके लिए खास पासवर्ड जरूरी होता है। मेरे साइज बाहर है। वहां आने से पहले हमने कोई मनसूबाबंदी नहीं की थी। बस एक इखलाकी जिम्मेदारी थी जिसे निभाने के लिए हम जैनी के पास चले आए थे। लेकिन इन बातों के दरमियान ही मुझे ब्लैक डैड के दिए हुए वो 4 नाम याद आए जिनका मजीद सुराग मिलना दुश्वार हो रहा था। मैंने जेब से वो रुक्का निकालकर जैनी की तरफ बढ़ा दिया। इनमें से कोई नाम तुम्हारे रिकॉर्ड पर मौजूद तो होगा। इस नन्हे से कंप्यूटर पर हजारों फाइलों का रिकॉर्ड होता है। मेरे लिए इन सब का याद रखना नामुमकिन है। हो सकता है कि ये नाम कहीं मिल जाए। ये पर्चा तुम्हें कहाँ से मिला है? नामों से तो ये चारों ही यहूदी मालूम होते हैं। ये आइजक बेल के 4 करीब तरीन साथी हैं। मुझसे पहले वीरा बोल पड़ी, तुम्हारा बास मुजरिम साबित हुआ तो उसके ये 4 साथी भी मुजरिम हो सकते हैं। उसकी शौक और जिंदगी से भरपूर आंखों में यकायक बेरूनकी सी उतर आई और वह वीरा को घूरने लगी। क्या बात है, मुझे इस तरह क्यों घूर रही हो? वीरा ने खिफत अमेज हंसी के साथ पूछा। एक बात पूछूं, सच सच जवाब दोगी? जैनी ने सर्द और संजीदा लहजे में सवाल किया। पूरी कोशिश करूंगी। तुम्हारे चेहरे की बदली हुई कैफियत से अंदाजा हो रहा है कि तुम कोई बहुत अहम सवाल करना चाह रही हो सकता है कि मेरे पास इसका जवाब मौजूद ना हो। तुमसे अचानक मुलाकात की खुशी में वो सवाल मेरे जहन से फिसल गया था। क्या मैं असलम की मौजूदगी में तुमसे खुलकर बात कर सकती हूँ? जैनी ने मुझ पर निगाह डालकर वीरा से पूछा। मुझे यकीन है कि मेरे सवाल का जवाब तुम्हारे सिवा कोई नहीं दे सकेगा। बुरे भले वक्त में मेरे साथ दौड़ लगाकर असलम बहुत कुछ जान चुका है और मैं इस पर एतमाद करने लगी हूँ। ऐसा ना होता तो इसे अपना नुमाइंदा बनाकर तुम्हारे पास न भेजती। प्रिंसटन से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का एक इंस्पेक्टर अभी तक लापता है। वो तुम्हारी दिलचस्पी के पुर्जों का मुआयना करने गया था, फिर कहीं देखा नहीं गया। वो कहाँ है? वो इंस्पेक्टर नहीं तकरीबकार था। वीरा गहरा सांस लेकर बोली। रंगे हाथों पकड़ा गया और फिर मारा गया। उसकी लाश एक मतरूक कुएं की तह में महफूज है। मेरा दिल ये कह रहा था कि विल्सन की पुरस्कार गुमशुदगी में मेरा कोई ना कोई किरदार जरूर है। वो जिस गोदाम के चक्कर में गायब हुआ उसका पता मैंने ही असलम को फराहम किया था। क्या तुम्हें इसकी मौत पर अफसोस है?
वीरा ने जरा तीखा लहजा पूछा। मेरे लिए वो एक अजनबी है। रोज अखबारात में बहुत से लोगों के मरने और गुम होने की खबरें आती हैं, इन पर मैं ध्यान नहीं देती। अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैं एक कत्ल में शरीक हो चुकी हूँ। इस पर मुझे नदामत है, ना अफसोस, मगर एहसास पैदा हो चुका है। किसी भी इंसान की अच्छाई या बुराई से कताई नजर इसका कत्ल महसूस किया जाना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं आज भी रह रहकर अपने बाप के कत्ल के कचोके महसूस करती हूँ। मैं यही पूछना चाह रही। जनी उसकी बात काट कर बोल पड़ी। तुम अपने बाप के खून का इंतकाम लेने के लिए अमेरिका वापस आई थी ना? कम से कम मुझसे तो तुमने यही कहा था। आज से कैद हो गया, अब तुम दूसरे बखेड़ों में उलझ कर अपना मुस्तकबिल क्यों दाव पर लगा रही हो? मेरे बाप का लहू व्हाइट हाउस की एक रविश पर बहा था। जब तक इसके कातिल का खून किसी गंदी नाली में नहीं बहता, मैं इसके हलीफों और मददगारों को जिबा करते रहूंगी। ये 4 नाम भी तुम इसीलिए अपने साथ लिए फिर रही हो ना? जनी ने मेरा दिया हुआ रुका चुटकी में दबाकर वीरा के चेहरे के सामने लहराया। इनके किरदार का तायुन होने पर ही मैं कोई फैसला कर सकूंगी। जनी के मूड का अंदाजा लगाकर वीरा ने बहुत खूबसूरती से बात घुमा दी। मैंने भी भांप लिया था कि नागुज़ीर जरूरत से ज्यादा खून रेजी जैनी के सुलझे हुए मिजाज से जरा भी हम आहंग नहीं थी। गुमशुदा विल्सन का ख्याल आते उसके चेहरे का रंग बदल गया। किरदार का तायुन तो तुम कर ही चुकी हो। जनी ने अपने कंप्यूटर डेस्क के सामने पड़ी हुई कुर्सी संभालते हुए कहा, तुमने थोड़ी देर पहले इन चारों को आइज़ैक के करीब तरीन साथी करार दिया था।